हे एवरीवन, मेरा नाम है विश्वजीत। स्वागत करता हूं आपका हर्षित क्लासेस में। आज आपके लिए पॉलिनॉमियल्स का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जिसमें हम ज़ीरोज़ और पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले वो पहला पार्ट देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसके बाद इस वीडियो को एंजॉय करें। चलिए, देखो मैंने क्या बताया, आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। यहां पर मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहली बात तो ये चीज़ याद कर लें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा और कांस्टेंट टर्म हमेशा c होगा। क्लियर है क्या? अच्छा, इनके दो जीरोज जो होंगे, मतलब जो x की वैल्यू होंगी दो, उनमें से हम एक को अल्फा बोलेंगे और एक को बीटा बोलेंगे। ये ध्यान रखना है, जीरोज बोल लो या रूट्स बोल लो। जो हिंदी वाले देख रहे हैं, जीरोज का मतलब है शून्यांक, कोफिशिएंट्स का मतलब है गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद जो है वो c है। और x के जो दो मान निकलेंगे उनमें से एक को अल्फा बोला जाएगा, एक को बीटा, जो कि शून्यांक होंगे या रूट्स होंगे। ठीक है, मूल भी कह देंगे, चैप्टर 4 में इन्हीं को रूट्स बोला जाएगा, तो ये कंफ्यूज ना होए। चलिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डिफाइनिंग द वेरिएबल्स। फंक्शन, हमारे पास पॉलिनॉमियल जो है एक फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। 11th क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस वगैरह क्या होता है डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे हम पॉलिनॉमियल को p ऑफ x से डिनोट करते हैं, ये आपको क्लास 9 से ही पता है। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि a जो है लीडिंग कोफिशिएंट होगा, मतलब अगर क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहला कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, मतलब एक्स स्क्वायर सबसे पहला टर्म रहेगा और कोफिशिएंट उसका a होगा। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले a एक्स क्यूब रहेगा, मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट वहां पे a बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है a b c और d, अगर d है फॉर क्यूबिक्स को, क्यूबिक्स के लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम d को डिनोट करेंगे, d से कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिनोट करेंगे, कांस्टेंट टर्म को डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के कंडीशंस में जीरोज निकाले जाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना डिग्री 3 है तो 3 जीरोज निकलेंगे, जो कि कहलाएंगे अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इनके सिंबल्स ध्यान रखना है एग्जाम में। क्या सर क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आएंगे? रेयरली, मतलब आते तो है नहीं, बट हाँ मान लो कि क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए आ गया है जीरोज हैं या नहीं है, वेरीफाई आ सकता है और नहीं भी। चलिए, अब ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, एक बार देख लेना। लीनियर में मैक्सिमम जीरोज 1 होते हैं, डिग्री 2 में मैक्सिमम जीरोज 2 होते हैं और डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जीरो, शून्यांकों की संख्या मैक्सिमम 3 होती है। चलिए, ग्राफ वगैरह के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, आगे चलते हैं। ये तीनों कंडीशंस डिस्कस करी थी। अच्छा हाँ, ये देखिए क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप, तो मैंने क्या बताया, x की दो वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज, ठीक है, एंड कोफिशिएंट्स, ये टॉपिक है आपका आज का। शून्यांकों का और जो गुणांकों का रिलेशन या संबंध क्या है, जो कि क्वाड्रेटिक में है। पहला, सम ऑफ जीरोज, इन पे अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमेशा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, ध्यान रखना है। दूसरा रिलेशन होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसमें अल्फा इंटू बीटा हमेशा बराबर होता है सी अपॉन में ए के। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक, हाँ जी सर। चलिए, अच्छा ये अनलॉकिंग द प्रूफ्स वगैरह है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन में ही ये आपको समझा दूंगा कि सर ये सब क्या लिखा हुआ था। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टेस्टिंग p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। आप अपने बुक में एग्जाम्पल देख लेना, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 होगा, आई थिंक, नहीं एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी में। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10,
इसमें बोला है कि जीरोस फाइंड करो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है सर x² + 7x + 10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का। इसमें बोला है सर जीरोस फाइंड करो और रिलेशन को वेरीफाई करवाओ कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, चलिए, हमें पता है जब भी हम जीरोस निकालते हैं हम पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखते हैं, सर आपने बताया था 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 के बराबर रख लिया। अब क्या करेंगे, x² + 7x + 10 = 0। क्लास 9th में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा था, वही सेम चीज यहां करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और वहां पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट था, यहां पर है वो फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी वाले इसे बोलेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। अब करना क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आंसर आएगा सर 10 आएगा। 10 के ऐसे फैक्टर करने कि 7 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 10 क्या होता है आपका, सॉरी 10 क्या होता है आपका 2 × 5 होता है। हाँ जी सर होता है। और क्या मैं बोल रहा हूँ 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आता है। हाँ जी सर आता है। तो हमारे दो फैक्टर मिल गए, मिडिल टर्म ब्रेक हो गया बीच वाला। 7x के दो हिस्से करने हमने, x² + 2x + 5x + 10 बराबर में 0। ठीक, अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या सर, x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। जी सर। अब क्या करेंगे सर, इसमें 5 कॉमन दिख रहा है, 5 निकाल दो। इसमें क्या बचेगा सर, x + 2 बचेगा। कैसे बचा चेक कर लेना, x 5 × x 5x 5 × 2 10। क्लियर है क्या, हाँ जी सर क्लियर है। अब क्या करें, अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे x + 2 x के साथ भी मल्टीप्लाई है और x + 2 5 के भी साथ मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या करूंगा, मैं निकाल लूंगा x + 2 बाहर। क्या निकाल लूंगा, x + 2 बाहर निकाल लूंगा। तो x + 2 हमारा बाहर आ गया, बचा क्या सर, x और 5 बच गया। चेक कर लो आप। क्लास 9th में हम यहीं तक करते थे और = में 0 नहीं लगाते थे, बस दो फैक्टर लिख के छोड़ देते थे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको मैंने 2 डब्बे दे दिए, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। 2 डब्बे दिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 0 आता है। इनमें कुछ नंबर हैं, तब आंसर 0 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में कुछ नंबर हो और दूसरा वाला 0 हो, तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाएगा। मैं कहा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी हो सकता है पहले में 0 हो और दूसरे में कोई नंबर हो, तो मल्टीप्लाई होकर के तब 0 आ सकता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है। एक तीसरी अप्रोच ये है कि यहाँ पे भी 0 हो और यहाँ पे भी 0 हो, तब आंसर 0 आ जाए। देखो मुझे पहले और दूसरे उसमें ये नहीं पता कि कौन सा क्या नंबर है, लेकिन मैं तीसरे में ये बोल सकता हूँ हो सकता है दोनों 0 हैं, इसलिए आंसर 0 आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे क्या है, 0 है। तो आप क्या बोलोगे सर, हो सकता है x + 2 0 हो, या फिर ये हो सकता है कि x + 5 0 हो, है ना। हाँ जी सर हो सकता है। ये +2 है, उधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। ये आपका ट्रांसपोजिशन मेथड होता है कि हम चीजें साइड चेंज करवा करके आंसर देते हैं। अच्छा, इसका दूसरा आंसर सर x हो सकता है कि -5 हो। क्लियर है क्या, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। क्या आपका यही दो आंसर सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, देखेंगे x + 2 और x + 5, मतलब इस क्वेश्चन के दो फैक्टर बनेंगे ये, और इनके जीरोज आएंगे -2 और -5, और यही अभी हमने देखा है। ठीक, हाँ जी सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से एक अल्फा है एक बीटा है। कईयों को कंफ्यूजन रहती है अल्फा किसको माने बीटा किसको माने, किसी को मान लो। ठीक है, मैं यहाँ पे अल्फा -2 को ले रहा हूं और बीटा -5 को ले रहा हूं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। पहला रिलेशन क्या था सर, पहला रिलेशन था आपका सम ऑफ जीरोस का। ये देखो पहला रिलेशन था हमारा सम ऑफ जीरोस। क्या लिख रहा हूं मैं, ये सम ऑफ जीरोस। सर सम ऑफ जीरोस क्या बताया था अभी आपने, सर बताया था अल्फा + बीटा = -b/a। अल्फा + बीटा हमेशा -b/a के बराबर होता है। अगर आप यहां देख पा रहे हो, b आपका 7 है, a आपका 10 है, सॉरी a आपका 1 है और c आपका 10 है। ऊपर सबसे ऊपर देखना x² का कोफिशिएंट जो है, ये देख लो
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 7 है, कांस्टेंट टर्म 10 है, तो A1 B7 C10। ठीक, हाँ जी सर, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्फा की जगह सर -2 डाल दो, बीटा की जगह -5 डाल दो। -2 में -5 जोड़ेंगे क्या आएगा सर, -7 आ गया। तो लेफ्ट में आपको सॉल्व करके -7 मिल गया, राइट में देखेंगे माइनस का साइन लगाया। अभी क्या बताया था, बी क्या है आपका 7 है, ए क्या है आपका 1 है, चेक कर लेना। ठीक है, हमारे पास क्या कोफिशिएंट था, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था ना। तो इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, बी आपका 7 है और कांस्टेंट टर्म 10 है। ये ध्यान रखें ना, रखेंगे, ये आपका आंसर आ रहा है। लेफ्ट में -7 आ रहा है और राइट में भी -7 आ रहा है, तो LHS और RHS बराबर हो गया। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब दूसरा रिलेशन कौन सा था सर, आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया, वो भी रिलेशन वेरीफाई करो। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रिलेशन था सर, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होगा बराबर में C/में। ठीक है, अल्फा कितना है सर, -2 है, बीटा कितना है सर, -5 है। -2 का -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने पढ़ा है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा सर, 10 आएगा। इज इक्वल टू में लेफ्ट में 10 आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है सर, राइट में C10 है, A1 है, तो 10 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा सर, 10 आ जाएगा। तो लो ये भी वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आपको चीज़ समझ आई होगी, और यही चीज़ स्लाइड पे दिखाई गई थी। ये देख लें, ये दो फैक्टर हैं, इनसे 2 जीरोज आए, -2 और -5। यहाँ पे सम रूल मतलब सम ऑफ जीरो -B/A -7 आ रहा है। चेक करने के लिए अल्फा और बीटा जोड़ा है, वो भी -7 आ रहा है। प्रोडक्ट रूल में मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में C/A होता है, जो कि 10 दे रहा है, और चेक करने के लिए मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चेक करने के लिए मल्टीप्लाई किया हुआ है। हाँ, -2 इंटू -5 मल्टीप्लाई बाय मतलब 10 आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए, ये समझा दिया आपको। अगला, अच्छा रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या है, क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी क्वेश्चन था कि पॉलिनोमियल दिया है जीरोज निकालो, क्वेश्चन आएगा जीरोज दिया है पॉलिनोमियल निकालो। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है उसकी, ये मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, रिवर्स में क्वेश्चन कैसे करते हैं, और एक तरीका तो ये है जो इसमें दिया हुआ है, और एक तरीका जो मैं कह रहा था अभी आपको समझाऊंगा, ये वाला, कि इस फॉर्मूले पे रखने पर आपको आंसर मिल जाता है। ठीक, वो समझाऊंगा। देखो ये क्यूबिक के बारे में आ गया, क्यूबिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या बताया कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहने वाला है, जिसमें x³ का कोफिशिएंट a रहेगा, उस केस में x² का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म इसमें d रहेगा, और x का कोफिशिएंट c रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था डिग्री 3 है, तो इसके कितने जीरोज होंगे सर, 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, समझ आ गया जी सर। आगे चलते हैं, इसके भी रिलेशन दिए हुए हैं, 3 रिलेशन है, जिसमें सबसे पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग, जिसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर रहता है -B/1 है। दूसरा रिलेशन, इसको पेयर ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोला मैंने, इसको पढ़ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यांकों के गुणनफल का योग। ठीक, इसमें अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा का सम C/A दिया हुआ है, ये याद रखेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसका दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/। क्या ये रिलेशन आएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल पे CBSE बोर्ड कई क्वेश्चन नहीं पूछती है, फिर भी मैंने आपके बुक में थोड़ा बहुत दिया हुआ था तो डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं, अब इस पे क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जाम्पल 5 होगा शायद आपका NCERT का, आप चेक कर लेना, जिसमें प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, अभी आपने बोला नहीं आएगा, मैंने कहा एक बार वेरीफाई चेक कर लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं, कि वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो वेरीफाई तो कर ही लें। वेरीफाई कैसे करेंगे, इसने कहा
कि इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हैं, 3, -1 और -3। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई करवा दो। तो जो अभी आपको पहले बताया था, अभी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c/a होता है। उसमें डाल करके ये रिलेशन वेरीफाई करके दिखाएं। वीडियो को पॉज करके एक बार तसल्ली से देख लेना। इसके बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको कराता हूँ और क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो अभी 2 स्लाइड्स छोड़ी थी वो वहीं से समझ में आएगी। अब देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी मैंने आपको इसी टाइप का एक एग्जाम्पल करके दिखाया बुक से। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि इसके जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया है और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ये आपको करना आ गया है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद जब मैं करूँगा तो सॉल्यूशन को चेक करें। ठीक है, चलिए। मैंने क्या करना है सर, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया होगा आपने उसका 0 के बराबर मान लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको 0 के बराबर मान ले रहा हूँ। इसके बाद सर आपने बताया था x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। रूट वाले में कईयों को दिक्कत रहता है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। 4√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है। आप ये काम हमेशा रफ में किया करना। 4√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करना 8 आ जाएगा। √3 का √3 से करना रूट हट के 3 आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24। हमने पता है कि रूट में सेम वैल्यू होती है तो मल्टीप्लाई होने पर हट जाता है रूट। ठीक है, 24 आ गया। ठीक है, 24 के ऐसे फैक्टर करने के बीच में 5 बन जाए, कैसे होगा? मेरे को ये समझ आ रहा है कि 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24 देता है और 8 में से ही 3 माइनस करने पर 5 आता है। जी आता है। अब देखो इसको लिखेंगे, 4√3 x² प्लस 5x के 2 हिस्से करेंगे, एक 8x और एक माइनस का 3x। -2√3 एज इट इज लिखा जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 4 कॉमन निकालेंगे। तो क्या बचेगा सर? आपका बचेगा अच्छा x भी आ सकता है ना कॉमन, तो 4x कॉमन निकालेंगे। बचेगा क्या सर? आपका बचेगा √3x प्लस का 2। ठीक, √3x प्लस का 2 इन दोनों में कॉमन आ गया। सर इसमें कैसे कॉमन निकाले? इसमें तो 3 है और उसमें √3 है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो 3 है ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ही तो है। हाँ जी सर है। तो √3 उसके अंदर ही है, कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा? यहाँ देखो माइनस का √3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? तुम बोलोगे सर √3 बच गया, x भी बच गया और माइनस का 2 बच गया। माइनस कैसे बचा? मैं कहूँगा भाई जब दोनों में से माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ माइनस कैसे बचा? ठीक है, यहाँ पे गलती मत करना। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ प्लस बराबर में 0। अब देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। अगले स्टेप में ये कॉमन आ जाएंगी तो क्या बचेगा? √3x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4x और माइनस का √3 बराबर में 0। ठीक, हाँ जी सर समझ आ गया। 3 है भाई ये। अब वही वाला कॉन्सेप्ट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो दोनों को बारी बारी एक बार 0 लेके देखेंगे। √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। चलिए ये 2 उधर जाकर के -2 हो जाने वाला है। तो √3x इज इक्वल टू में -2 और x की वैल्यू आ जाएगी सर -2 अपॉन में √3। क्लियर है? जी सर समझ आ गया। अब दूसरा और क्या आंसर हो सकता है सर? ये हो सकता है 4x इज इक्वल टू में √3 और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आएगी √3 अपॉन में 4। आई होप आपको रूट वाले क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। आंसर एक बार आपका चेक करना कि आपका यही आया या नहीं आया। अभी काम खत्म हो गया? नहीं सर काम खत्म नहीं हुआ। क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए सर इसको भी वेरीफाई करवाइए। देखो अच्छा ABC लिख लें क्या पहले, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। मैं यहीं लिख देता हूँ, ये मेरा अल्फा मान लेता हूँ मैं, इसे बीटा मान लेता हूँ। इसको अल्फा इसको बीटा मान के करोगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है,
ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर 4√3 है, तो ए 4√3 हो गया। बी क्या है, बी बोलोगे सर एक्स का कोफिशिएंट है तो 5 होगा, तो बी 5 हो गया। सी क्या है सर, सी आपका -2√3 है, ठीक है लिख लिया, हाँ जी सर लिख लिया। चलो अल्फा बीटा पता चल गया, ए बी सी पता चल गया। पहला रिलेशन क्या है सर, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस, ठीक है हाँ जी सर। क्या बताया था सर, सम ऑफ जीरो शून्यांकों का योग क्या बताया सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b अपॉन में ए के। पहले एलएचएस सोल्व करो। अल्फा कितना डाला सर, अल्फा है माइनस का 2√3 प्लस बीटा क्या है सर, बीटा है माइनस का √3 अपॉन में 4। अरे सर ये कुछ खतरनाक लग रहा है। चलो देखो, जब मैं एलसीएम लूंगा √3 और 4 का तो मुझे मिलेगा 4√3। √3 को 4√3 बनाने के लिए क्या किया, इंटू 4, और इसको इसे ये 4√3 बनाने के लिए क्या किया, √3 मल्टीप्लाई किया। तो 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 नेगेटिव, √3 का इससे होगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 11, 8 9 10 11, हाँ अपॉन में 4√3। यही आंसर आएगा क्या, चेक करते हैं। नहीं सर आपका तो गलत आ रहा है। ओहो गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्लस का √3/4 था, मैंने माइनस का लिया हुआ है, मेरी गलती है भाई। चलो देखते हैं सर, ये प्लस का √3 है हाँ, और मैंने प्लस करना है इसमें, तो सर ये आपका -11 नहीं आएगा, उसके बदले आपका आएगा -5। समझ में आया, देखो -8 + 3 -5, ठीक। अब राइट साइड चेक करते हैं सर, राइट साइड में तो बी आपका है ही 5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। ए क्या है, ए सर आपका 4√3 है, तो लो सर हो गया वेरीफाई, यही तो आ रहा है, तो बस यहाँ तक लिख दो इसको, -4 अपॉन -5 अपॉन में 4√3 हो गया रिलेशन। जी सर हो गया। अब दूसरा रिलेशन यहीं करके दिखा देता हूँ। दूसरा क्या था सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पूरा लिख लोगे, हाँ जी सर लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यांकों का गुणनफल क्या था सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी अपॉन में ए, ठीक। तो अल्फा कितना है, अल्फा सर है आपका -2√3, बीटा कितना है सर, बीटा है आपका √3/4। सॉल्व करो, √3 से √3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया -1/2। राइट में क्या आएगा, राइट में भी सर यही आएगा। सी कितना है आपका सर, सी आपका -2√3 है। ए कितना है सर आपका, सर वो आपका 4√3 है। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, दो बारी में, तो ये भी -1/2 आ गया। लो यहाँ पर भी आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से करके जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपको ये देखो बुक से ही दे रखा है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है बुक का, 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसमें भी वही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, रिलेशन वेरीफाई करो, तो ये आप होमवर्क में कर लेना। इसमें से मैं 2 क्वेश्चन जो मुश्किल पड़ते हैं वो मैं समझा देता हूँ। एक ये वाला मुश्किल तो खैर नहीं है, समझ नहीं आते, और एक ये वाला, ठीक है। इन दोनों को मैं समझा देता हूँ और जीरोस निकाल के दे देता हूँ, रिलेशन आप वेरीफाई करते रहना। एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 6x² पहले है, फिर आपका आना चाहिए -7x और -3, इसको रीअरेंज करके तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है हाँ जी सर। चलो मैं इसका थर्ड पार्ट का एक बार तुम्हें समझा देता हूँ कैसे करना है, और फोर्थ पार्ट समझा देता हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होंगे। 4u² + 8u, सर इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, किससे मल्टीप्लाई करें, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें। मैंने कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में ही मुझे u दिख रहा है, u बाहर निकाल लूँगा, ये 4 का मल्टीपल है ये भी और ये भी, तो 4 बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 4u ब्रैकेट में u + 2
समझ गए? हाँ जी सर समझ आ गया। अब 4u को किसके बराबर रख लेंगे सर? अभी आपने बोला 0 के बराबर रख सकते हैं। 4u इज इक्वल टू 0, और या तो u प्लस 2 को 0 के बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से u की वैल्यू कितने निकलेगी सर? 0/4 विच इज 0। u की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। और u प्लस 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस 2 को, तो ये आ जाएगा u की वैल्यू -2। ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। रिलेशन वेरीफाई आप कर लेना, ठीक। अब एक पार्ट ये और समझा देता हूँ। अगर t² -15 है और बराबर 0 है, बुक में जैसे समझा रखा है एक बार वैसे, और एक मैं अपने तरीके से, दोनों तरीके से ये आपको समझा देता हूँ। t² -15 है तो सर 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन मुझे तो फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 15 पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा, और बैलेंस करने के लिए इस पे स्क्वायर भी लगा दूंगा। रहेगा वो 15 ही? हाँ सर रहेगा। इतना क्यों किया? देखो मैं कह रहा हूँ, आप सोचो, ये इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है ना? हाँ सर है। तो क्या आपको नहीं पता चल रहा कि a² - b² लग जाएगी आइडेंटिटी? जी सर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा t + √15 और t - √15 बराबर में 0। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे तो t + √15 बराबर 0 आएगा, और t - √15 भी बराबर 0 आ जाएगा। जिससे होगा क्या, t की वैल्यू -√15 यहाँ पे निकलेगी, और यहाँ से निकलेगा t बराबर √15। ठीक? हाँ सर। समझ आया? समझ आया? हाँ जी सर आ गया। तो दो वैल्यू निकली सर, अल्फा -√15 हो सकता है और बीटा √15 हो सकता है। ये आपके दो जीरोज हैं। सर अभी आप कह रहे थे आप कुछ अपने तरीके से बताओगे, तो वो भी देख लो। मैं ये सोच रहा हूं कि ये ना करके मैं ऐसे सोचूं कि t² -15 बराबर 0 अगर है, तो अगर मुझे 15 यहाँ से हटाना है तो लेफ्ट में भी प्लस का 15 करना पड़ेगा, राइट में भी, बैलेंसिंग करके। या तो इसको उधर ले जा, बात वही पड़ती है, बैलेंसिंग या ट्रांसपोजिशन मेथड। अब देखो t² बराबर में 15 आ गया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एक नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं तो 15 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या हो गया? सर क्या करेंगे, स्क्वायर है, रूट लगा देंगे और सॉल्व लिख देंगे। मैं कह रहा हूं नहीं, सोचो। अगर मैं आपसे पूछता एग्जाम्पल के लिए, अभी वो छोड़ो, कि 36 किसका स्क्वायर है, तो आप मेरे को दो आंसर देते। क्या सर 6 का स्क्वायर करूंगा तब भी 36 मिलेगा, -6 का स्क्वायर करूंगा तब भी 36 मिलेगा। देखो -6 × -6 भी क्या होता है, प्लस का 36। हाँ या ना? हाँ जी सर। सेम वहीं पे ये कहानी है। किसका स्क्वायर करने पर 15 आएगा? सर √15 का स्क्वायर करने पर 15 आएगा। तो हो सकता है पॉजिटिव वाला भी हो सकता है नेगेटिव वाला भी हो। तो हम यहाँ से दो आंसर्स लिखेंगे। t की वैल्यू √15 भी पॉसिबल है, और t की वैल्यू -√15 भी पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जब भी स्क्वायर आ जाए तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी सोचनी है कि किस नंबर का स्क्वायर सामने वाला हो सकता है, पॉजिटिव वाले का भी हो सकता है और नेगेटिव वाले का भी। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे करते तो देखो गड़बड़ी क्या होती, वो भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 4u² + 8u बराबर 0 लूँ तो क्या होगा, 4u² बराबर, आप बोलोगे सर -8u करो। ठीक है करा। अब तुम ये बोलोगे सर 4 से 8 काटो दो बारी में, है ना? सर ये u² है, u² का मतलब होता है सर u × u बराबर में -2u। सर u से u कैंसिल होगा, u की वैल्यू -2 आएगी। सर यहां भी तो आ रही है, गलत क्या है? 0 नहीं आ रहा। हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक हमेशा दो वैल्यूज देता है। क्वाड्रेटिक हमेशा क्या देता है? दो वैल्यू। अगर आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, एक ही वैल्यू मिलेगा, जो कि सही है, लेकिन आने कितने थे? दो। आपने दूसरी पॉसिबिलिटी को खुद ही खत्म कर दिया। तो दूसरी पॉसिबिलिटी खत्म ना हो तो इसलिए हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक,
जी सर। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा, अल्फा और बीटा जीरोज हैं ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा क्या होगा? देखिए, अल्फा और बीटा मुझे पता है क्या होते हैं, हाँ सर पता है। एक तरीका तो ये है कि एक बार मैं इसको सॉल्व कर लूँ, 2 5 ज़ा 10 और मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके अल्फा और बीटा निकाल लूँ, तब वहाँ पे पुट करूँ, सॉल्व करूँ, इतना कर सकता हूँ। नहीं, दूसरे तरीके से मैं ये सोच सकता हूँ कि सर अभी आपने बताया था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है ना? हाँ। बी क्या है? बी 7 है, ए कितना है? 2 है, तो क्या मैं इसको -7/2 लिख लूँ? हाँ सर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे, अल्फा इंटू बीटा क्या बताया था सर? आपने बताया था सी अपॉन में, ठीक, सी अपॉन ए बताया था। तो अल्फा कितना है नहीं पता, बीटा कितना है नहीं पता, सी कितना है सर? सी 5 है, ए कितना है? 2 है, तो हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया सर? वो आ गया 5/2, ठीक। सर इससे आप वो कैसे सॉल्व करोगे? मैं क्या, देखो, मुझे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा निकालना है ना? चलो मैं यहाँ साइड में सॉल्व करवाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का तो एलसीएम ले लिया जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि नीचे बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इस बीटा का यहाँ मल्टीप्लाई होके बीटा आ जाएगा, इस अल्फा का यहाँ मल्टीप्लाई होके अल्फा आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। अभी मैंने बोला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, समझ गया कैसे फ़ायदा हुआ? यहाँ पुट कर दो। अगले स्टेप में अल्फा प्लस बीटा के बदले में वैल्यू डालूंगा -7/2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा के बदले डालूंगा 5/2 -3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना था? 5/2, यहाँ पुट कर लो। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, -7/5 -15/2, एलसीएम लेंगे 5 और 2 का, ये आ जाएगा 10, 2 का इससे मल्टीप्लाई -14, 5 के इससे मल्टीप्लाई 15 पंजे 75, है ना? हाँ सर। ऐड करेंगे 5 4 9, 7 और 1 8, -89/10, मतलब माइनस का 8.9, ये आपको आंसर मिल रहा है। आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, दोनों तरीके से कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लो, अल्फा और बीटा निकाल लो। बाय चांस ऐसा क्वेश्चन हो जो सॉल्व नहीं हो पा रहा हो, इससे कर लो। मैं तो कह रहा हूं उससे करना ही क्यों है, जब ये तरीका बहुत इजी है तो इसी से कर लेंगे। अब देखो, अब इसके जीरोस निकालो। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m मल्टीप्लाई m+3। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे सर? ये देखो, इसमें रिलेशन वेरीफाई नहीं करना, बस जीरोस बताने हैं। लेट करते हैं, x² - 3x - m मल्टीप्लाई बाय m+3 इज इक्वल टू में 0। अब यहां देखो, क्वेश्चन में मैं ये सोच रहा हूं कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मुझे तो नंबर चाहिए, लेकिन यहां तो नंबर नहीं है, वेरिएबल है। कैसे करें? x² - 3x -m का इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, ये आएगा -m² - 3m इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे, x - 3, नेगेटिव का m दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा प्लस का m और प्लस का 3। सर गड़बड़ हो गई, यहाँ से तो आगे होगा ही नहीं, सेम आना चाहिए था। मैं कहा बिल्कुल। तो एक काम करो, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका सोचो। ये स्क्वायर वाला है, ये स्क्वायर वाला है, साथ में लिखो, x² - m² -3x - 3m इज इक्वल टू में 0।
अब देखो इसमें मुझे आइडेंटिटी लगती दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसे प्लस कर लूंगा और मल्टीप्लाई में एक बार इसे माइनस कर लूंगा। इन दोनों में कॉमन निकाल लेंगे माइनस का 3, बचेगा क्या, x प्लस एम बराबर में 0। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, अब सेम कॉमन आ रहा है, पहले वाले स्टेप से नहीं आ रहा था, अब इससे आ रहा है, देखो x प्लस एम। तो जब x प्लस एम कॉमन निकालेंगे तो सर आप क्या बोलोगे, ये देखो आपको यूं सोचो, आपको एक बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है इसमें और उस बड़े ब्रैकेट के बाहर x प्लस एम को निकालना था, तो क्या बच गया सर, बच गया x माइनस एम, x माइनस एम, और बचा सर माइनस का 3, x प्लस एम, और इसको मैं देख रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस एम माइनस 3, हाँ ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है, बारी बारी 0 के बराबर रखो, x प्लस एम बराबर 0 और x माइनस एम माइनस 3 बराबर 0। यहां पर x की वैल्यू माइनस एम आ गई और यहां पर x की वैल्यू m प्लस 3 आ गई। समझ में आ गया? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है। ये पहले भी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना कि इस तरीके से होगा। आज आपने सीखा कि पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस का रिलेशन को वेरीफाई कैसे करते हैं। मैं और भी क्वेश्चंस लाया था आपके लिए, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो समय के अभाव के कारण अभी हम ये चीजें डिस्कस तो कर नहीं सकते, तो अब हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का होमवर्क ये रहेगा, जितनी चीजें बताई उनमें से 2.2 का आप पहला क्वेश्चन जो कि ये है, ये करके देख लेना। और अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जीरोस से पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाए। अभी तक हमने सीखा पॉलिनोमियल से जीरोस कैसे बनाएंगे, रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।